Hi, my name is Anand Venkateshan and I'm the Quant, Verbal and GK faculty for the CLAT program at Mentors Capital. To access a free mock, आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाइए और वहां दिए गए लिंक को क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप्स फॉलो कीजिए। हमारे सारे मॉक्स क्वालिटी की गारंटी के साथ आते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पैटर्न और डिफिकल्टी में ये क्लैट के पास्ट ईयर पेपर्स के जैसे ही रहेंगे। और तो और हमारे पोर्टल पे आपको स्कोर एनालिसिस और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस भी मिलेंगे। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? एक्सेस योर फ्री मॉक टुडे। जीके बहुत ही वास्ट एरिया है और इसकी तैयारी करते वक्त आपका एफिशिएंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए इस सीरीज में हर वीडियो में मैं एक हफ्ते का जीके और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। मतलब ऑलमोस्ट 45 मिनट्स के इस वीडियो में आपको ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चंस गेन हो जाएंगे, जिससे कि आपका नॉलेज सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो जाएगा। और तो और हर वीडियो में जो रिसर्च के लिंक्स हैं वो हम कंपाइल करके आपके साथ शेयर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास नाउ। हाय एंड आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम अप्रैल वीक 3 का जीके डिस्कस करेंगे। सेशन का अप्रोच बिल्कुल सही भी रहेगा कि हम इस हफ्ते के जीके के टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिस्ट करूंगा मैं, और फिर उन टॉपिक्स पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूँ। लेट्स गेट दिस सेशन स्टार्टेड। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस हफ्ते के, वेल, एपी में फिशिंग का बैन जारी किया गया। चाइनीज फैसिलिटीज बनाए हैं, मिलिट्री फैसिलिटीज, डुअल यूज फैसिलिटीज इनफैक्ट म्यांमार, बर्मा और श्रीलंका में। दलित और ट्राइबल जो है राजस्थान में रिजर्वेशन की मांग, हायर रिजर्वेशन की मांग करते हुए एनसीईआरटी का सिलेबस रैशनलाइज हुआ। वर्ल्ड बैंक ने जो है एक चेंज हुआ है। जुडिशियल किलिंग्स, जुडिशियल कमीशन बनाई गई आतिक के किलिंग पे। बेली ब्रिजेस, काजीरंगा नेशनल पार्क में फ्लड्स के टाइम पे ब्रिजेस कोलैप्स हो जाते हैं, इसलिए बेली ब्रिजेस की मांग करी है। आर्मी इस चीज को बनाएगी। ट्विटर ने जो है सबस्टैक के साथ के कुछ लिंक्स ब्लॉक किए, इस पे कुछ मुठभेड़ हुई है इन दोनों के बीच में। केरला लोक आयुक्त ने जो है एक स्टेटमेंट निकाला है वार्न करते हुए कि भाई आप हमारे पावर्स को जो है रिडिक्यूल ना करें। सेम सेक्स मैरिजेस पे काफी अपडेट्स हुए रिसेंटली। मलियाना मसाकर पे जो है एक जजमेंट आया है। इनफैक्ट केस आगे बढ़ाया थोड़ा सा। बिल्किस बनो के केस में भी थोड़ा सा प्रोग्रेस हुआ है, जो 2002 में गुजरात राइट्स के टाइम पे हुआ था। ये रेप एंड मर्डर का केस है। ये सॉन्ग जो बिहू का परफॉर्मेंस हुआ था, वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट करता हुआ, उसने जो है नागास का सेंटिमेंट हर्ट किया। इंडियंस जो है सुदान में फंसे, सुदान में भी काफी वॉरफेयर चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसमें इंडियंस काफी स्ट्रैंडेड है। स्पेसिफिकली एक कर्नाटक के एक गांव से, एक ट्राइब से कुछ लोग। वुमेन्स रिजर्वेशन इन नागालैंड, नागालैंड में जो है लोकल बॉडी, अर्बन बॉडी इलेक्शंस में जो है वुमेन रिजर्वेशन 33% जो है उन्होंने रिपील किया है नागालैंड के स्टेट गवर्नमेंट ने, स्टेट असेंबली ने। फॉक्स न्यूज ने जो है डोमिनियन सिस्टम्स के साथ आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट किया। और क्वांटम मिशन, भारत ने जो है 6000 करोड़ का एलोकेशन किया है क्वांटम मिशन के लिए। और फाइनली स्पेसएक्स का स्टारशिप, जो सबसे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रॉकेट है, वो टेस्ट फायर होते वक्त एक्सप्लोर कर गया। राइट, सो दोज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हम आज डिस्कस करेंगे। आइए पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। ये है कि एपी में फिशिंग पे बैन लागू हुआ है। 23,000 मैकेनाइज्ड बोट्स पे ये बैन लगाया गया है बे ऑफ बंगाल में जो फ्लाई करते हैं। और आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि ये अगले 2 महीने के लिए 61 डेज के लिए बैन लागू रहेगा। तो इस पे देखते हैं कि क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। ऑब्वियसली सम क्वेश्चंस विल बी कि भाई ये बैन हुआ क्यों, ऑब्जेक्टिव क्या है बैन का, और बैन कौन से एरियाज में एप्लीकेबल है, एंड व्हाट हैपेंस टू दोज हु फ्लाउट द ऑर्डर। जो फिशरमैन इस ऑर्डर को ब्रेक करते हैं उन पे क्या पेनल्टी, क्या पनिशमेंट मिलेगी उनको, और उनको जो फिशरमैन जा नहीं पा रहे हैं उनको कॉम्पनसेशन दी जा रही है सरकार की तरफ से, कितना कॉम्पनसेशन है ड्यूरिंग द बैन पीरियड। क्योंकि फिशरीज के बारे में वर्ल्ड फिशरीज डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। और फाइनली थोड़ा सा कोस्ट लाइन के बारे में बात करेंगे। आंध्र प्रदेश का कोस्ट लाइन जो है इंडिया में इस नंबर पे आता है कोस्ट लाइन के लेंथ के टर्म्स में, और फिश सप्लाई, फिश प्रोडक्शन के टर्म्स में
आंध्र प्रदेश कौन से रैंक पे रहेगा, राइट। जिसके आंसर्स देखते हैं। बैन का जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि मरीन स्पीशीज एंड स्पेसिफिकली प्रॉन का ब्रीडिंग सीजन है, और इस टाइम पे जो है कंजर्वेशन के लिए उनको डिस्टर्ब ना किया जाए, दैट इज द ऑब्जेक्टिव। बैन जो है टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ द सी और नियर बाय रिवर्स और वाटर बॉडीज पर लागू नहीं हो रहा है, केवल कोस्टल एरियाज पे लागू हो रहा है। और कोई भी फिशरमैन या बोट ओनर अगर इस रूल को तोड़ता है तो उनको उन पे एक पेनल्टी लगेगी, उनके बोट सीज कर लिया जाएगा, और उनको गवर्नमेंट बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, जैसे कि गैसोलीन सप्लाईज और अलग सब्सिडीज मिलते हैं, वो सब सब्सिडीज कैंसिल हो जाएंगी। और इस बैन के टर्म ड्यूरेशन के लिए फिशरमैन को 10,000 रुपए का कॉम्पनसेशन मिलेगा सरकार की तरफ से। 21 नवंबर वो दिन है जब वर्ल्ड फिशरीज डे मनाई जाती है। और फाइनली आंध्रा का जो कोस्ट है वो इंडिया का सेकंड लॉन्गेस्ट कोस्ट है। और आंध्र प्रदेश जो है इंडिया का सबसे बड़ा फिश सप्लायर है इन द कंट्री, राइट। सो दोस आर आंसर्स। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। चाइना ने जो है कोको आइलैंड्स में म्यांमार में एक डुअल यूज मिलिट्री फैसिलिटी बनाई है, और ऐसा ही एक जो है श्रीलंका में भी बन रहा है, राइट। सो बोथ ऑफ दीज हैव बीन बिल्ट बाय द चाइनीज। और ऑब्वियसली इंडिया को थोड़ा सा इसमें कंसर्न है कि ये जो लोकेशंस है यहाँ पे अपना स्टेशन मॉनिटरिंग स्टेशन बना करके आप जो है इंडिया पे सर्वेलेंस कर सकते हैं, स्पाइंग कर सकते हैं, राइट। सो दैट्स द कंसर्न। क्वेश्चन देखते हैं कि कोको आइलैंड्स जो बर्मा की बात कर रहे हैं, ये इंडिया के कौन से हिस्से के सबसे पास है। ये मिलिट्री फैसिलिटीज जो है इंडिया को सर्कल कर रहे हैं, अगर आप देखेंगे म्यांमार और श्रीलंका। सो दीज आर ट्राइंग टू सर्कल इंडिया मिलिट्री बेस बना करके। तो ये कौन सी स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी का नाम बताइए चाइनीज। और कौन से कंट्रीज के पास चाइना ने जो है पोर्ट फाइनेंस किया है, पोर्ट बनाया है। और चाइना का जो क्योंकि नेवल स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, चाइना का सबसे पहला एयरक्राफ्ट कैरियर जो था वो क्या था, जो 2022 में लॉन्च हुआ था, राइट। उसके बारे में भी काफी इंट्रीगिंग स्टोरी है, जो इसके जो लिंक में मैं शेयर करूंगा, रिसर्च लिंक मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक्सेस करने के लिए आपको इस वीडियो के लिंक पे नीचे क्लिक करना है। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करेंगे, साइन अप करेंगे, तो आपको ये टेस्ट जो है, ये क्वेश्चन जो है टेस्ट के फॉर्म में भी मिल जाएंगे, और एडिशनल रिसर्च करने के लिए आपको ये लिंक्स भी मिल जाएंगे, राइट। सो कंपाइल करके आपके लिए मैं प्रेजेंट करूंगा, राइट। सो गो अहेड एंड एक्सेस दैट। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या क्वेश्चन है कि चाइना का जो पीएलए नेवी है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी है, वो वर्ल्ड का सबसे कौन से पोजीशन पे आता है नेवी के, इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ कमांडेड कमीशन शिप्स। और फाइनली ये ऑब्वियसली साउथ चाइना सी और चाइना का जो नेवल इन्फ्लुएंस है उसको काउंटर करने के लिए यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया ने एक मिलिट्री पैक्ट साइन किया है, राइट। तो उसका नाम क्या है, राइट। तो आंसर्स देखते हैं। कोको आइलैंड जो है इंडिया के अंडमान निकोबार आइलैंड्स के बहुत पास पड़ता है। और ये जो पोर्ट्स, ये जो मिलिट्री फैसिलिटीज चाइना बना रही है, ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी के अंदर आता है कि आप एनसर्कल कर ले ऐसे स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे जिनको वो पर्ल्स की जैसे ट्रीट कर सकते हैं, राइट। और काफी कंसर्न्स है, सिक्योरिटी कंसर्न्स है इंडिया को इसको लेकर के, काफी इस पे डिवाइडेड ओपिनियन है। कुछ बोलते हैं कि भाई इस पे सर्कल कर लेंगे तो सर्वेलेंस भी कर सकते हैं, शिप्स का आना जाना रोक सकते हैं, कॉमर्स पे इफेक्ट पड़ेगा। बट कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, इस पे कॉमर्स पे जरूर इफेक्ट पड़ सकता है, बट मिलिटरली कोई ज्यादा इससे बेनिफिट नहीं मिल रहा है। बाय द वे, चाइना ने जो है पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका चारों जगह पे पोर्ट डेवलप किया है, पोर्ट फाइनेंस किया है, राइट। और लियाओनिंग इज द नेम ऑफ द फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर जो चाइना ने कमीशन किया था। ये चाइना ने जो है यूक्रेन से रशियन वॉरशिप था, ये रशियन शिप था ये, और उसको मतलब ऑब्वियसली रन डाउन कंडीशन में था, उस पर कुछ फिटमेंट्स नहीं थे, उसको कभी काफी चालू तरीके से उन्होंने बोला कि भाई, चाइनीज फर्म ने बोला कि भाई हम यहाँ पे हांगकांग में कसिनो बनाएंगे, इस पे तो आप मकाओ आइलैंड्स में सॉरी कसिनो बनाएंगे, तो आप हमें ये बेच दीजिए। तो उन्होंने खरीद के फिर बड़ी मुश्किल से सुएज कैनाल से इसको ट्रांसफर किया था। टर्की के साथ भी काफी प्रॉब्लम्स हुए थे उसको लाने में, बट धीरे धीरे करके उन्होंने ये शिप जो है अपने अंदर लिया, उसके बाद रीफिट करके इसको अपना एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया गया, राइट। और इसके बाद 2 और एयरक्राफ्ट कैरियर जो है चाइना के पास है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी की जो नेवी है वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी नेवी मानी जाती है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ कमीशन शिप वॉरशिप्स। बट ऑब्वियसली स्ट्रेंथ और कैपेबिलिटी के हिसाब से यूएस
आगे ही रहेगा इन टर्म्स ऑफ नेवल पावर। और बट फिर भी चाइना के ग्रोइंग इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए ऑकस, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस ने जो है ऑकस की एग्रीमेंट, मिलिट्री पैक्ट, सिक्योरिटी पैक्ट साइन करी थी 2021 में। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। दलित और ट्राइबल जो है राजस्थान में उन्होंने एक महापंचायत किया और फिर उन्होंने मांगे खड़ी करी गवर्नमेंट के सामने, सरकार के सामने कि भाई हमारा रिजर्वेशन बढ़ाइए, यू नो, फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, उनका रिजर्वेशन बढ़ाने की मांग करी है। तो इस पे क्वेश्चन देखिए कि अभी कितने एससी और एसटी मेंबर्स हैं राजस्थान की असेंबली में, और अभी रिजर्वेशन जो है इनको जॉब्स और एजुकेशन में कितना परसेंटेज दिया जाता है। कैटेगरी वाइज आप स्प्लिट कर सकते हैं और टोटल भी बता सकते हैं। और कौन सा अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स को देता है ये पावर टू प्रोवाइड ईडब्ल्यूएस, राइट, ईडब्ल्यूएस सेक्शंस को रिजर्वेशन देने का, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को रिजर्वेशन देने के लिए एक पर्टिकुलर अमेंडमेंट करी गई थी, उसका नाम बताइए। और ऑब्वियसली ये सब करते वक्त जो है गवर्नमेंट ने एक कैप फिक्स किया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क केस में एक कैप फिक्स किया था कि 50% ज्यादा आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं, राइट, टोटल मिला करके। तो वो कैप जो है कौन से लैंडमार्क केस में फिक्स हुआ था, और 2000 साल की बात है जब एक स्टेट के गवर्नर ने जो है 100% रिजर्वेशन डिक्लेयर किया था फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब कैंडिडेट्स इन स्पेसिफिकली इन शेड्यूल्ड एरियाज में जो टीचर के पोस्ट है उनके लिए। बट ऑब्वियसली इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है सुप्रीम कोर्ट ने वापस साल में डिक्लेयर कर दिया था, राइट। बट ये कौन सा स्टेट था, इसके आंसर्स देखेंगे। करंटली राजस्थान की असेंबली में 56 मेंबर्स हैं जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स से है। बट ऑब्वियसली ये महापंचायत में जो ये बात डिस्कस हुई थी कि इवन दो इतने सारे मेंबर्स हैं बट ये लोग दलित और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए ज्यादा कुछ बेनिफिट्स नहीं दे पा रहे हैं। करंटली राजस्थान की असेंबली में 68% रिजर्वेशन है, विच स्प्लिट करके देखेंगे तो 16% एससी, 12% एसटी, 21% बैकवर्ड क्लासेस और स्पेशली बैकवर्ड क्लासेस को 5%, एंड फाइनली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को 14% रिजर्वेशन। जो टोटल मिला करके अगर आप देखते हैं तो 68% का रिजर्वेशन बनता है राजस्थान के स्टेट में। बहुत सारे इंडिया के ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे नंबर इज मच मोर देन 50%। आई थिंक तमिलनाडु में 69% है, केरला में भी काफी हाई है। तो इनफैक्ट आई थिंक 8, कम से कम 7-8 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे रिजर्वेशन काफी हाई है। और इसकी पूरी लिस्ट देखने के लिए वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उस पे लिंक पे क्लिक करके आप जीके का ये क्वेश्चन जो है टेस्ट फॉर्म में आप पाएंगे, और उसके सॉल्यूशंस में मैंने स्पेसिफिकली ये लिंक्स डाले हैं जहां पे आप अलग अलग स्टेट्स के भी आप रिजर्वेशन नंबर्स को जो है ट्रैक कर सकते हैं। कौन सा अमेंडमेंट था? वेल, एक 124th अमेंडमेंट था कॉन्स्टिट्यूशन का जिसने 50% का, सॉरी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए रिजर्वेशन करने का पावर दिया था टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। और इंदिरा सोनी वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया एक बहुत बड़ा लैंडमार्क केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 50% का एक सीलिंग फिक्स किया था, सेट किया था कि भाई इससे ज्यादा आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं, वेदर इट इज इन जॉब्स और जॉब्स एंड सर्विसेज या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, राइट। और फाइनली 2000 के साल में आंध्र प्रदेश के गवर्नर ने जो एक एक बिल पास करी थी जिससे कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स को जो है शेड्यूल्ड एरियाज में स्कूल टीचर के पोस्ट के लिए 100% रिजर्वेशन दिया था, विच इवेंचुअली वाज आल्सो डिक्लेयर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल, राइट। सो ये चीजें इनफैक्ट कई सारे स्टेट्स में कई बार और भी हो चुकी है, बट 100% इज अ यूनिक केस। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। एनसीईआरटी का सिलेबस रैशनलाइज हो रहा है। अभी एनसीईआरटी ने जो है 25 एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स और सीबीएसई टीचर्स को जो है कंसल्ट किया है कि भाई सिलेबस रिवाइज किया जाए। उसमें से कुछ काफी कंट्रोवर्शियल है क्योंकि इसमें से मुगल्स के बारे में, महात्मा गांधी के बारे में, आरएसएस और नथुराम गोडसे के बारे में, और गुजरात राइट्स और सीएए के बारे में काफी सारे रेलेवेंट पोर्शन जो है टेक्स्ट बुक से डिलीट कर दिए गए, ड्रॉप कर दिए गए। तो इस पे काफी प्रोटेस्ट्स भी हुए हैं। बट इस पे क्वेश्चंस देखते हैं एनसीईआरटी की, क्योंकि बात हो रही है तो एनसीईआरटी का फुल फॉर्म बताइए, एनसीईआरटी कब एस्टैब्लिश हुई थी, और एनसीईआरटी में एक मेजर ओवरहॉल हुआ था एक पर्टिकुलर ईयर में, और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क भी उस साल बनाई गई थी इन ऑर्डर टू इंश्योर चेंजेस इन द करिकुलम। एंड उस टाइम पे मोटिव रखा था कि भी स्टूडेंट्स को लर्निंग विदाउट बर्डन किया जाए, एनेबल किया जाए। तो ये कौन से साल में हुआ था?
नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है कितनी बार कमीशन हो चुका है अभी तक? पांचवा, सॉरी आंसर बता दिया मैंने आपको। आखिरी कमीशन जो 2020 में 2020 या 22 में जो है अभी करंटली अंडर वे, इनफैक्ट 2023 में जो है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क अभी करंटली अपने रिकमेंडेशंस निकालेगा, राइट? और फाइनली एनसीईआरटी के डायरेक्टर का नाम बताइए। सो आंसर देखते हैं। एनसीईआरटी स्टैंड्स फॉर नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, और ये 1961 में सबसे पहले फॉर्म हुआ था, और 2009 में इसका एक मेजर ओवरऑल हुआ था, जबकि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया था फॉर लर्निंग विदाउट बैरियर्स। और एनसीएफ के चार पहले एडिशन हो चुके हैं, विच वर इन द इयर्स 1975, 1998, 2000 एंड 2005। और अब जो है 14 साल बाद, सॉरी ऑलमोस्ट 19 इयर्स लेटर, 2023 में ये जो है करंटली अंडर वे है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। और डायरेक्टर जो है एनसीईआरटी के हैं प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी। सकलानी जो है, तो यू नो दैट दोज आर द आंसर्स टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। काफी ड्राई सा था अभी तक। वर्ल्ड बैंक में एक मेजर चेंज हो रहा है। अजय बंगा जो है, वेटरन अजय बंगा, जो मास्टर कार्ड में काफी पॉपुलर थे, स्टैनफोर्ड के भी ग्रेजुएट है, उनको नॉमिनेट किया गया है वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट बनने के लिए, राइट? तो ऑब्वियसली इस पे क्वेश्चंस बन रहे हैं कि भाई मिस्टर बंगा को जो है नॉमिनेट किसने किया था, मिस्टर बंगा ने किसको रिप्लेस करेंगे? जिस पर्सन को रिप्लेस कर रहे हैं उन्होंने अपना रेजिग्नेशन एक साल पहले, टर्म खत्म होने के एक साल पहले अपना रेजिग्नेशन दे दिया था, राइट? और ये इसलिए दिया था क्योंकि उन्होंने क्लाइमेट चेंज पे कुछ एडवर्स कमेंट्स मारे थे, यू नो, तो और उसको वापस नहीं ले पाए वो, राइट? तो ये कौन थे? वर्ल्ड बैंक कौन से साल में सेटअप हुई? और वर्ल्ड बैंक जो है, इट एक्चुअली इज द कलेक्टिव नेम गिवन टू टू पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस लिस्टेड एज द इंटरनेशनल बैंक फॉर आर्बिट्रेशन, सॉरी, फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, एंड वन मोर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये दूसरी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है जिन दोनों को वर्ल्ड बैंक के नाम से, टुगेदर कलेक्टिव नेम से जाना जाता है, राइट? तो मिस्टर बंगा जो है वर्ल्ड बैंक को हेड करने के लिए उनको नॉमिनेट किया गया यूएसए द्वारा। और डेविड मालपास है वो, जो इससे पहले प्रेसिडेंट थे वर्ल्ड बैंक के। आईएमएफ जो है 1942 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के बाद एस्टैब्लिश करी गई थी। इंडियन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी जो है तभी बनाई गई थी। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के बारे में मैंने आपको बताया था, जब यूएस की करेंसी को भी जो है गोल्ड के साथ यू नो पैक किया था, और बाकी करेंसीज वर्ल्ड की जो है उन्होंने जो एग्री किया था कि हम यूएस डॉलर के साथ हम अपना करेंसी को पैक करेंगे, राइट? सो दैट समथिंग दैट वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट। पिछला वीडियो देखिए और उसमें आपको इस पे डिटेल मिल जाएगा। वर्ल्ड बैंक जो है, द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के अलावा इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, राइट, विच इज आईडीए, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस का एक कॉम्बिनेशन है जो वर्ल्ड बैंक के नाम से जाना जाता है। इनफैक्ट वर्ल्ड बैंक ग्रुप में जो है 5 ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं, ये दोनों और 3 और ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं। इफ यू वांट टू नो व्हिच वंस दोस आर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाइए और वहां पे आपको ये रिसर्च लिंक्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इनफैक्ट इसी टॉपिक पे 2 क्वेश्चन तो और हैं जो अजय बंगा के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड पढ़ सकते हैं कि भाई उन्होंने कौन से कंपनीज में पहले काम किया है, कौन से एसोसिएट हुए हैं, और करंटली वो जो है जनरल अटलांटिक में एक क्लाइमेट फोकस्ड फंड पे के हेड है। तो उस फंड का नाम बताइए, राइट? सो अजय बंगा जो है आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम स्टीफंस दिल्ली और आईएम अहमदाबाद में पढ़ने के बाद उन्होंने जो है पेप्सी को ज्वाइन किया था। फिर कुछ टाइम जो है उन्होंने नेस्ले में भी काम किया है। बैंकिंग सेक्टर में उन्होंने सिटी बैंक और मास्टर कार्ड में काम किया है। मास्टर कार्ड यूएस में काम किया था उन्होंने, और अभी करंटली जनरल अटलांटिक में जो है बियॉन्ड जीरो नाम के क्लाइमेट फोकस्ड फंड पे वो हेड कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। आतिक आतिक अहमद और उनके भाई को जो है जब ले जाया जा रहा था फॉर रूटीन चेकअप, तो एनकाउंटर करके जो है कुछ बाइकर्स ने जो है गोली मार के उन दोनों की हत्या कर दी, राइट? तो ये काफी दिन दहाड़े हुआ है और रिपोर्टर्स के सामने हुई है, वीडियोस काफी वायरल हुए हैं इसके, तो इस पे क्वेश्चंस भी बनने के काफी स्कोप है। आतिक अहमद और उनके भाई हैं, उनको जो है क्योंकि वो जेल में थे, तो वो किस केस में अक्यूज थे, और जिस पर्सन को उन्होंने माना, राइट, इन दोनों पे जो आरोप है जिस आदमी को मारने के लिए, वो जो पर्सन है वो एक विटनेस थे दूसरे एक किलिंग में। तो वो किस पीएसपी एमएलए की किलिंग में
2005 की किलिंग है, वो आई विटनेस था। आतिक अहमद जो है एक लेजिस्लेटर थे, मतलब वो एमएलए थे। वो कौन से पार्टी के लेजिस्लेटर थे? और आतिक अहमद के मर्डर के केस में जो है एक जुडिशियल कमीशन बिठाई गई है, एंड इट विल इंक्वायर इनटू द रोल इनटू द किलिंग्स। तो इस कमीशन, 3 मेंबर कमीशन का हेड कौन? इसके आंसर्स है उमेश पाल, वो विटनेस थे जिनको आतिक अहमद और उनके भाई ने मार दिया। ये आरोप पे वो इसी केस में वो जो है जेल में थे। और उमेश पाल खुद जो है विटनेस थे राजू पाल, बीएसपी के जो एमएलए है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उनके मर्डर 2005 के केस में वो आई विटनेस थे। आतिक अहमद जो है समाजवादी पार्टी के लेजिस्लेटर है, और जो जुडिशियल कमीशन बिठाई गई है उसके जो हेड है वो है फॉर्मर जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट अरविंद कुमार ए के त्रिपाठी जी, अरविंद कुमार त्रिपाठी। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क में जो है बेली ब्रिजेस बनाने की का प्रपोजल है, और उन्होंने इनफैक्ट आर्मी को अप्रोच किया है कि भाई आप जो है ये बेली ब्रिजेस हमारे लिए कंस्ट्रक्ट करके दें, राइट। तो ये क्योंकि काजीरंगा पार्क के बारे में ये टॉपिक है, बेली ब्रिजेस इंटरेस्टिंग नेम है तो जरूर याद रखिएगा। बट काजीरंगा नेशनल पार्क पे कुछ क्वेश्चन नहीं है, कौन से स्टेट में लोकेटेड है और इस पार्क के एडजॉइनिंग कौन सा रिवर फ्लो होता है। और काजीरंगा नेशनल पार्क को जो है यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट माना गया था। तो ये दर्जा जो है उसको कब, कौन से साल में दिया गया? और ये इनफैक्ट लास्ट ईयर एक कंट्रोवर्सी में भी आया था, जब किसी एक इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी ने जो है आरोप लगाया कि भाई काजीरंगा का जो कंजर्वेशन है वो एक्चुअली काफी वर्ल्ड फेमस है इनके कंजर्वेशन एफर्ट्स, बट इस इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी ने जो आरोप लगाया कि भाई इनका कंजर्वेशन जो है पोचर्स को मार मार के होता है, और ये काफी इनह्यूमन है, टॉर्चर के आरोप वगैरह भी लगाए थे, राइट। इवेंचुअली फिर उनको अपने स्टोरी के लिए आई थिंक उन्होंने अपोलोजाइज भी किया, बट काफी कंट्रोवर्शियल अपोलोजाइज किया कि नहीं किया। और काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो राइनो पॉपुलेशन के लिए जाना जाता है। तो वन हॉर्न राइनो का कितना परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है इस नेशनल पार्क में पाया जाता है, राइट। तो आंसर्स देखेंगे, काजीरंगा नेशनल पार्क जो है असम के स्टेट में है और ब्रह्मपुत्र के पास में है। ये 1984 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की दर्जा दिया गया था। और बीबीसी का एक डॉक्यूमेंट्री था कॉल्ड काजीरंगा द काजीरंगा पे एक डॉक्यूमेंट्री था जिसमें उन्होंने ये आरोप लगाए थे, राइट, काजीरंगा के अगेंस्ट। और काजीरंगा का जो नेशनल पार्क है उसमें वर्ल्ड के वन हॉर्न राइनो पॉपुलेशन का 2/3 जो है इसी पार्क में पाया जाता है, राइट। तो काफी सक्सेसफुल कंजर्वेशन एफर्ट्स माने जाते हैं। हंड्रेड्स में जब रह गए थे राइनोज, अब आई थिंक 2000 प्लस 3000 प्लस राइनोज पाए जाते हैं इस पार्क में, राइट, एंड विच इज ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑफ वन हॉर्न राइनो। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ट्विटर जो है आरोप लगाया गया ट्विटर पे कि भाई आप सबस्टैक नाम के एक वेबसाइट के लिंक्स को ब्लॉक कर रहे हो, आप हमारे यूजर्स को एक्सेस नहीं करने दे रहे हो, लिंक्स नहीं डालने दे रहे हो, शेयर नहीं हो पा रहा है, ये सब है। तो ये आरोप लगाया गया और ट्विटर के सीईओ ने जो है इलॉन मस्क जो है ओनर उन्होंने भी डिनाई किया ये सब क्लेम्स। बट उनका फिर वर्बल एक जसल हुआ था विद दिस पर्सन कॉल्ड मैट ताइबी। मैट ताइबी जो है काफी काफी फेमस सबस्टैक यूजर भी हैं, और इन्होंने इनफैक्ट इलॉन मस्क के साथ कोलैबोरेट किया था ऑन द ट्विटर फाइल्स, जिसमें इसके बारे में भी आप जरूर पढ़िए। तो इस पे क्वेश्चन देखते हैं। पहले सबस्टैक किस टाइप का वेबसाइट है, सबस्टैक कब लॉन्च हुआ था, सबस्टैक का एक पर्टिकुलर फीचर रिसेंटली रिलीज हुआ था जो ट्विटर के ट्वीट्स फीचर के काफी जैसा सिमिलर है। ये सबस्टैक के ओनर्स कौन है, और 2017 में ट्विटर ने जो है अपने ट्वीट कैरेक्टर लिमिट को चेंज किया था, राइट। तो उसने ओरिजिनली 140 कैरेक्टर्स थे, तो उन्होंने चेंज करके कितने कैरेक्टर्स का एक लिमिट सेट किया, राइट। तो सबस्टैक जो है एक ऑनलाइन पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे राइटर्स और कंटेंट क्रिएटर्स जो है अपने कंटेंट को डायरेक्टली रीडर्स के साथ शेयर करते हैं, और इनफैक्ट सब्सक्राइब यूजर्स के साथ शेयर करते हैं, एंड इट्स सपोजिटली हैज अ वेरी वेरी लार्ज सब्सक्राइबर बेस, पेड सब्सक्राइबर बेस। सबस्टैक जो है 2017 में लॉन्च हुआ था, और इसका नोट्स फीचर जो इस साल ही रिलीज हुआ है, इनफैक्ट पिछले महीने ही रिलीज हुआ है, वो जो है ट्विटर के जैसा ही एक एक्सपीरियंस देता है यूजर्स को, राइट। सबस्टैक के को फाउंडर्स में एक इंडियन भी है, द थ्री को फाउंडर्स आर क्रिस्टोफर बेस्ट,
जयराज सेठी और हामिश मकिंजी, राइट। और ट्विटर ने जो है अपना कैरेक्टर लिमिट 140 से जो है 2017 में 280 कैरेक्टर्स तक बढ़ाया, और करंटली इनफैक्ट वापस अपडेट करके उन्होंने ट्विटर ब्लू यूजर्स के लिए 4000 कैरेक्टर्स तक का लिमिट दिया है। इनफैक्ट आगे बात चल रही है कि ये 10,000 कैरेक्टर तक का एक लिमिट सेट करेंगे इन द फ्यूचर। So those are the important questions from this topic. नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। केरला के लोकायुक्त ने जो है काफी रिस्पॉन्स दिया था, जहां पे एक प्रोपोगेंडा हो रहा है, उनके एंटी करप्शन ओम्बुड्समैन पे आरोप लगाया जा रहा है कि भाई आपका जो ओम्बुड्समैन है वो खुद जो है काफी करप्शन के जाल में फंसा हुआ है, राइट। सो उन्होंने वापस आकर के बोला कि नहीं, आप हमारे रेपुटेशन को डैमेज ना करें, आप प्रोपोगेंडा जो है बिलीव ना करें, हम बिल्कुल सही है। और ये मतलब इसमें बैकग्राउंड ये भी है कि केरला के जो यूडीएफ के चीफ मिनिस्टर जो है पिनराई एलडीएफ के सॉरी पिनराई विजयन, उन पे जो है एक लोकायुक्त पे करप्शन का केस चालू है, राइट। सो ये एक कंट्रोवर्सी का एक कारण है। ये इस पे क्वेश्चन देखते हैं कि क्योंकि ये लोकपाल लोकायुक्त की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये आइडिया ऑम्बुड्समैन का जो आइडिया है एंटी करप्शन ऑम्बुड्समैन का, ये इंडिया में सबसे पहले कब आया था, कब डिस्कशन पे आया था, और फाइनली इस पे एक बिल कब पहली बार पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया था, राइट। और ऐसा कौन सा स्टेट था जिसने 1971 में स्टेट लोकायुक्त बना गया था? याद रखिए, अभी भी सेंट्रल लेवल पे लोकपाल नहीं बन पाया है, बट स्टेट लेवल पे काफी सारे लोकायुक्त बन चुके हैं। बट पहला जो कौन सा स्टेट था जिसने अपना लोकायुक्त 1971 में बनाया था? और लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट विच अलाउज फॉर क्रिएशन ऑफ द सेंट्रल लोकपाल, वो जो है इन फोर्स कब आया? आंसर्स देखेंगे। और एज फार बैक एज 1963 यू नो लोकपाल पे एंटी करप्शन ऑम्बुड्समैन बनाने का आइडिया जो है फ्लोट हुआ था, डिस्कशन में आया था पार्लियामेंट में। फाइनली 1968 में जो है इंट्रोड्यूस किया गया एक बिल इस पे, बट वो बिल कभी अभी तक पास नहीं हो पाया है। और महाराष्ट्र वो पहला स्टेट था जिसने 1971 में जो है स्टेट लोकायुक्त बनाया था। लोकायुक्त और लोकपाल एंड लोकपायुक्त एक्ट जो है वो 2004 में पास हुआ था, 2014 में सॉरी इन फोर्स आया था। 2013 में ऑब्वियसली एक्ट बनाया गया था, बट सब्सिक्वेंटली तो कुछ महीनों बाद ही ये फोर्स में आ पाया, राइट। सो जनवरी 16 2014 की बात है जब ये इन फोर्स आया है। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। चेयरपर्सन लोकपाल के कौन किस टाइप के पर्सन हो सकते हैं, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। और कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने जो है एक अमेंडमेंट पास करी है अपने लोकायुक्त एक्ट में, जिससे कि लोकायुक्त जो अपॉइंट हुए हैं उनको निकाला जा सकता है अगर 1/3 किसी भी हाउस के मेंबर्स जो है उसको नॉमिनेट करें इस प्रपोजल को, और 2/3 जो है दोनों हाउस के मेंबर्स के 2/3 जो है उस बिल को उस प्रपोजल को सपोर्ट करें, तो केरला तो लोकायुक्त को निकाला जा सकता है। ये कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने करी है? और फाइनली 2023 में, इनफैक्ट फरवरी 2023 की बात है, कुछ महीनों पहले की ही बात है, जब केरला ने केरला के जो गवर्नमेंट है सीपीआई लेड गवर्नमेंट ने जो है एक क्या चीज पास करा है जिससे कि अमेंड किया गया केरला का लोकायुक्त एक्ट, और इसके अंडर जो है इन्होंने जो है केरला के लोकायुक्त की के पावर्स को काफी रिस्ट्रिक्ट कर दिया, बोल दिया कि नहीं, आप केवल सजेस्ट कर सकते हैं, और गवर्नमेंट के पास ये पावर है टू आइदर एक्सेप्ट योर डिसीजन और टू रिजेक्ट योर डिसीजन एंटायरली। तो ये किस माध्यम से इसको पास किया गया, अमेंड किया गया? लोकपाल के जो चेयरमैन है वो फॉर्मर या करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो सकते हैं, किसी सुप्रीम कोर्ट के जज भी हो सकते हैं, या कोई एमिनेंट पर्सन हो सकते हैं जो सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करे, राइट। और कर्नाटका का स्टेट गवर्नमेंट थी जिसने लोकायुक्त एक्ट में एक अमेंडमेंट पास किया अपने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, कि जिससे कि लोकायुक्त को एक्चुअली निकाला जा सकता है, राइट, उस पर कंडीशंस के बेसिस पे। और फाइनली केरला ने जो है एक ऑर्डिनेंस पास किया था, याद रखिए ऑर्डिनेंस इज पास बाय द गवर्नर। तो आरिफ मोहम्मद जो है उन्होंने कंसेंट दिया था इस ऑर्डिनेंस के लिए, जिसके अंडर जो है वो लोकायुक्त के पावर्स को काफी रिस्ट्रिक्टिव बना दिया है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, सेम सेक्स मैरिज की बात है यहाँ पे। तो काफी कुछ दिनों से इस पे चर्चा चल रही है कि पिटिशन सुने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में, और 5 जज बेंच जो है बैठ करके ये सुन रहा है कि भाई
इंडिया में सेम सेक्स मैरिजेस को जो है हेट्रोसेक्सुअल मैरिजेस के साथ सेम ट्रीट किया जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, राइट? तो इस पे जो कुछ क्वेश्चन है मैं दिखाऊंगा आपको। वेल, इसमें यूनियन गवर्नमेंट का पोजीशन क्या है, राइट? यूनियन गवर्नमेंट कहता है कि सेम सेक्स मैरिजेस जो है, आइडिया ऑफ दिस इज वॉट, राइट? इनफैक्ट अभी रिसेंटली उन्होंने ये बयान भी दिया था और काफी इससे हल्ला मचा था कि इसको ऐसे कैसे सोच सकते हो आप, इस पे ऐसा एक परसेप्शन कैसे आप यूनियन गवर्नमेंट रखती है। बट एनीवे, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका जवाब दिया था। तो इसका जवाब देते हुए सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने क्या कहा, राइट? और फाइनली इस केस के पिटिशनर्स कौन है? मेन पिटिशनर्स दो हैं, उन दोनों का नाम बताइए। और फाइनली पिटिशनर्स के मुताबिक एलजीबीटीक्यू प्लस सिटीजन इंडिया में कितना परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन, राइट? तो आंसर देखेंगे कि यूनियन गवर्नमेंट ने जो है ये अपना ओपिनियन शेयर किया कि भाई ये सेम सेक्स मैरिजेस को सेम दर्जा देना एक बहुत ही अर्बन एलिटिस्ट व्यू है, और बाकी सिटीजन इसको नहीं मानते हैं, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इसको नहीं मानता है। इनफैक्ट यूनियन गवर्नमेंट की बात को नकारते हुए कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कहा कि भाई, इनफैक्ट यूनियन गवर्नमेंट का ये पोजीशन भी है कि भाई से मैरिज जो है इट हैज टू बी बिटवीन किसी भी, हम मैरिजेस एक्ट की बात करें, स्पेशल मैरिजेस एक्ट है और बाकी हिंदू मैरिज एक्ट, पारसी मैरिज एक्ट और मुस्लिम पर्सनल लॉज में जो है मैरिज इज ऑलवेज डिफाइंड एज बिटवीन अ मेल एंड अ फीमेल, अ मैन ऑफ विद मेल जेनिटेलिया एंड अ फीमेल विद फीमेल जेनिटेलिया। तो इनके बीच में ही जो है मैरिज सोलमनाइज हो सकती है, रिकॉग्नाइज हो सकती है, राइट? बट सुप्रीम कोर्ट ने इसका जवाब दिया कि नहीं, there is absolutely no concept of a man or a woman, and gender is actually far more complex, right, than mere genitals. तो इस स्टेटमेंट के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने काफी क्लोज पोजीशन लिया है of what exists in the United States in this matter, right? So that is the position that they've taken. और इस केस में जो मेन पिटिशनर्स हैं वो है सुप्रियो और अभय डैंग, इन्होंने जो है मांगे करी है। और भी पिटिशनर्स हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है इस केस में, बट मेन पिटिशनर्स ये दोनों हैं। और इनके मुताबिक जो है एलजीबीटीक्यू प्लस सिटीजन जो है इंडिया में 7 से 8% तक का परसेंटेज रखते हैं। आइए इस टॉपिक पे और क्वेश्चंस भी देखते हैं। दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स DCPCR के मुताबिक सेम सेक्स कपल्स पे उन्होंने क्या पोजीशन लिया है, और इस पोजीशन के ठीक ऑपोजिट पोजीशन लिया है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने, जिसने बोला है कि भाई सेम सेक्स मैरिज जो है कौन से एक्ट के प्रोविजंस को वायलेट करेगी। एंड ऐसा कौन सा देश था जो दुनिया में पहली बार ऐसा देश बना, कौन से साल में बना ये, जिन्होंने जो है सेम सेक्स मैरिजेस को ऑलमोस्ट सेम राइट्स दिए थे एज कंपेयर टू नॉर्मल मैरिजेस। बट इसके बाद जो है एक और कंट्री था जिसने एग्जैक्टली सेम स्टेटस दिया था सेम सेक्स मैरिजेस को, तो फुल्ली लीगलाइज कर दिया इस मामले। इनफैक्ट दैट इज काउंटेड एज अ लैंडमार्क फॉर अदर कंट्रीज, और बाकी कंट्रीज ने भी जो है इसके बाद सेम सेक्स मैरिजेस को लीगलाइज कर दिया, राइट? तो ये कौन सा देश? आंसर देखेंगे। दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के मुताबिक same sex couples will make as good parents as heterosexual couples will, right? तो सेम पेरेंटहुड के बारे में उन्होंने अपना ओपिनियन दिया। बट नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने बोला है कि भाई ये जुवेनाइल प्रोटेक्शन एक्ट के प्रोविजंस के अगेंस्ट जाएगा, जिसमें की बात ये होती है कि भाई किसी भी चाइल्ड का प्रोटेक्शन जो है एक इंडिविजुअल मेल या 2 इंडिविजुअल मेल्स के हाथ में नहीं दिया जाना चाहिए, राइट? सो इसके अगेंस्ट जाता हुआ ये प्रोविजन उन्होंने क्लेम किया। और डेनमार्क बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, 1989 की बात है, जब उन्होंने सेम सेक्स मैरिजेस को ऑलमोस्ट सेम स्टेटस दिया था एज कंपेयर टू नॉर्मल मैरिजेस। एंड फॉलोइंग दैट नेदरलैंड्स इन द ईयर 2001 उन्होंने ऐसा लेजिस्लेशन पास किया जिससे कि सेम सेक्स मैरिजेस को फुल लीगल स्टेटस दिया गया। ऑब्वियसली इसके हिसाब से वो पेरेंट्स भी बन सकते हैं, चाइल्ड अडॉप्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, मलियाना का मसाकर, राइट? 36 साल हो गए इस बात को। 1987 की बात है जब 72 लोगों की राइट्स में जो है जान ली गई। और इस पे ये केस जो है काफी टाइम से पेंडिंग है, जो अभी वापस पिटिशन के द्वारा इसको वापस लाइमलाइट में लाया गया है। तो इस पे क्वेश्चन देखेंगे कि हिंदू मुस्लिम राइट्स जो हुए थे, क्लैशेस जो हुए थे,
1987 में। तो ये किस इवेंट की वजह से हुए थे ये क्लैशेस? और उस टाइम के जो चीफ मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश के, वीर बहादुर सिंह, उन्होंने जो है कौन से फोर्सेस भेजे थे राइट कंट्रोल करने के लिए? इनफैक्ट उन्हीं फोर्सेस पे आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने ही इन 72 लोगों की जान ली है, राइट? और मेजोरिटी उसमें मुस्लिम ही थे, राइट? तो उस बटालियन का नाम बताइए, उस बटालियन 44th बटालियन थी वो, उस बटालियन के कमांडर का नाम बताइए जिन पे ये आरोप है कि उस बटालियन ने जो है 72 मुस्लिमों की जान ली थी। और इस बात पे जो है एक जुडिशियल इंक्वायरी भी बिठाई गई। तो उस जुडिशियल इंक्वायरी कौन से साल में बिठाई गई, और उस जुडिशियल कमीशन को हेड करने वाले कौन थे जिन्होंने अपना रिपोर्ट जो है 2 साल बाद 1989 में दिया, राइट? तो आंसर है, इनके आंसर्स है कि भाई बाबरी मस्जिद के ताले जब तोड़े गए राजीव गांधी गवर्नमेंट ने, उस डिसीजन के बाद जो है यहाँ पे हशिमगढ़ और मलियाना, ये दोनों जो के शहर है जहाँ पे राइट्स हुए थे, तो वीर बहादुर सिंह ने जो है प्रोविंशियल आर्म्ड कॉन्स्टेबुलरी पीएसी को कमीशन किया था कि आप जाके राइट्स को कंट्रोल करें। उसी के 44th बटालियन ने जो है मलियाना में घुस के वहां पे कॉर्डन ऑफ कर दिया, लोगों को एस्केप करने का मौका नहीं दिया, और अपेरेंटली अलेजिडली 72 लोगों की जान ली, राइट? तो उसके जो कमांडर थे वो थे आरडी त्रिपाठी। उन पे अभी उन पे भी वो भी अक्यूज है इस केस में। तो 1987 की ही बात है, और मई में ये हादसा हुआ था। उसके बाद अगस्त में एक जुडिशियल इंक्वायरी बिठाई गई, और इस इंक्वायरी ने जो है फिर ऑब्वियसली पीएससी को जो है वहां से बाहर जाने का ऑर्डर दिया, और फिर अपनी इंक्वायरी कंडक्ट करी बाय स्पीकिंग टू वेरियस पर्संस हु वर विटनेसेस। और उसके बाद 2 साल बाद उन्होंने अपने इंक्वायरी का रिपोर्ट सामने रखा, जुलाई 1989 की बात है। और इस कमीशन के हेड थे एक्स हाई कोर्ट के जज जस्टिस जीएल श्रीवास्तव। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, बिल्किस बनो का केस, जो 2002 गुजरात राइट्स के टाइम पे बिल्किस बनो को रेप करके उसके 14 फैमिली मेंबर्स को जो है मर्डर कर दिया था। तो वो केस जो है, उस केस में जो 11 अक्यूज थे, 11 अक्यूज को जो है सेंटेंस किया था लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए। उन 11 अक्यूज को जो है उनके लाइफ इम्प्रिजनमेंट वाले पनिशमेंट को रिविजन कर दिया गया, उनको फ्री कर दिया है, बारिज्जत बरी कर दिया है इस केस में। और फिर जो है अभी सुप्रीम कोर्ट में ने जो है ये बात उठाई है कि भाई आपने किस बेसिस पे इनको छोड़ दिया, क्योंकि बहुत सारे कॉन्विक्ट्स हैं जिन्होंने लाइफ इम्प्रिजनमेंट का पनिशमेंट सर्व कर लिया है, तो आप क्या सबको छोड़ देंगे? किस बेसिस पे आपने छोड़ा है? ये नोटिस जारी किया है टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट? तो इस पे क्वेश्चन है कि इस केस में सरकार को रिप्रेजेंट करने वाले जो अ, जो एडवोकेट है उनका नाम बताइए, और कौन से साल में 11 अक्यूज को फाइनली कन्विक्ट किया गया फॉर द केस ऑफ गैंग रेप एंड मर्डर, और सेंटेंसिंग दी गई लाइफ इम्प्रिजनमेंट की। और जो ट्रायल था, ये सेंसिटिव होने के कारण इसको जो है गुजरात से शिफ्ट करके किसी और स्टेट में ट्रांसफर किया गया था। तो ये कौन सा स्टेट था जहां पे इसका ट्रायल हुआ? और सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि पनिशमेंट रिमिशन ऑफ पनिशमेंट की बात करी गई है, सुप्रीम कोर्ट में एक पर्टिकुलर केस था, राइट? और उस केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई स्पेशल एक कैटेगरी ऑफ पनिशमेंट हो सकता है जिसमें कि हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, वो इस स्पेशल कैटेगरी में स्पेसिफिक टर्म दे सकते हैं फॉर जेल डालने के लिए, जिसमें कि रिमिशन की पॉसिबिलिटी भी नहीं रहेगी। तो बेसिकली ये एक्सेप्शन दिया था कि माफ नहीं किया जा सकता है कुछ कन्विक्ट्स को, राइट? तो दिस गोज अगेंस्ट द जुडिशियल प्रिंसिपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन, राइट? तो ये कौन सा केस था? और कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से 2 आर्टिकल्स हैं जिनमें पावर देते हैं जो प्रेसिडेंट और गवर्नर ऑफ स्टेट को कि वो माफ किया जाए, रिमिशन मर्सी प्ली एक्सेप्ट करें किसी प्रिजनर का, राइट? तो ये कौन से 2 आर्टिकल्स है, राइट? तो इसके आंसर्स देखेंगे। सरकार को रिप्रेजेंट करने वाले सॉलिसिटर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अवी के राजू, एसवी राजू, सॉरी। और 2008 में इस केस में सेंटेंसिंग की गई थी, जिससे कि 11 अक्यूज को जो है जेल लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा भी दी गई थी। उससे पहले ये केस जो है महाराष्ट्र में ट्रांसफर हुआ था गुजरात से। और फाइनली यूनियन गवर्नमेंट वर्सेस वी श्री हरिहरन 2016 का ये केस है, जिसमें कि ये स्पेशल कैटेगरी ऑफ पनिशमेंट का एक प्रोविजन बनाया गया,
जिसके अगेंस्ट जो है केसेस को, प्रिजनर्स को जो है, कॉन्विक्ट्स को जो है माफी नहीं दी जाएगी। एंड फाइनली आर्टिकल 72 एंड 161 है कॉन्स्टिट्यूशन के, जो रिस्पेक्टिवली प्रेसिडेंट और गवर्नर ऑफ स्टेट को ये पावर देते हैं कि वो प्रिजनर के मर्सी प्ली पिटिशन को साइन ऑफ करे और अप्रूव करे। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, नागास काफी हर्ट हुए। बिहू परफॉर्मेंस हुआ था अभी रिसेंटली, जिसमें कि काफी सारे डांसर्स और ढोलक जो है उन्होंने परफॉर्म किया था, और इस बात पे एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इन्होंने कायम किया था। तो इस पे क्वेश्चन देखेंगे कि कितने ऐसे डांसर्स और ड्रमर्स थे जिनको असेंबल करके ये परफॉर्मेंस दी गई, और कितने कैटेगरी में इन लोगों को, स्पेसिफिकली कौन से कैटेगरी में इन लोगों को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया इनका परफॉर्मेंस। और जो हर्ट हुए नागाज, उन्होंने अपने हर्ट को, अपने सेंटिमेंट्स को जो है व्यक्त किया थ्रू द ऑल इंडिया नागा वेलफेयर एसोसिएशन, AANWS, जिन्होंने बोला कि ये एक गाना जो इस परफॉर्मेंस में 15 मिनट का परफॉर्मेंस था, उसमें से एक गाना उसका चॉइस जो है उन्होंने क्वेश्चन किया कि भाई ये गाना जो है नागास को के सेंटिमेंट को हर्ट करता है, क्योंकि उसमें नागास को एक पर्टिकुलर टर्म से बुलाया जाता है। वो टर्म क्या है? और इस परफॉर्मेंस को कोरियोग्राफ करने वाले कौन से थे पर्सन, जिन्होंने माफी भी मांगी कि भाई हमने ये मीन नहीं किया था, इंटेंशन हमारा हर्ट करना नहीं था, तो हम माफी मांगते हैं। और AANWS, ऑल असम नागा वेलफेयर एसोसिएशन जो है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है, जो एक कम्युनिटी है, जो नागा कम्युनिटी है, जो असम और अरुणाचल प्रदेश के एरियाज में रहता है। ये कौन सी कम्युनिटी है? तो आंसर्स देखेंगे। तकरीबन 11,300 डांसर्स और ड्रमर्स को असेंबल किया गया था इस परफॉर्मेंस के लिए, और इसकी वजह से इनको जो है 2 कैटेगरीज में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। वन फॉर द बिहू डांस विद मोस्ट नंबर ऑफ परफॉर्मेंस, आई थिंक 500 का रिकॉर्ड था, और 11,300 बिहुआ और बिहुआती, मतलब ड्रमर्स और डांसर्स को असेंबल किया गया। और दूसरा कैटेगरी था ड्रमर्स का, राइट, कि सबसे बड़ा धुलिया परफॉर्मेंस या ड्रमर परफॉर्मेंस था। इससे पहले 2,500 के करीब परफॉर्मर्स का रिकॉर्ड था, और ये भी तोड़ दिया गया। इनफैक्ट अभी जो है 2,500 परफॉर्मर्स थे, 2,500 ड्रमर्स थे। इससे पहले जो है 1356 ढोलक का ही रिकॉर्ड था। और ऑल इंडिया नागा वेलफेयर, ऑल असम नागा वेलफेयर एसोसिएशन जो है उसने बोला कि एक पर्टिकुलर गाने में एक वर्ड लाइन्स, 2 पर्टिकुलर वर्ड से उनको हर्ट हुआ है उनको। एक था उकारा, उकोरा, जिसका मतलब है, उकोरो नागाज का मतलब है कि आप नागाज को स्टूपिड या डम्ब बुला रहे हैं, और दूसरा है कि नागिन, आप इससे जो है नागाज को जो है नाग के साथ, स्नेक के साथ आप कंपेयर कर रहे हैं। ये काफी डेरोगेटरी उन्होंने शब्द है, वर्ड्स हैं, ये उन्होंने व्यक्त किया। और इस डांस को कोरियोग्राफ करने वाले थे रंजीत गोगोई। इन्होंने इस डांस का कोरियोग्राफी करी थी, और इन्होंने माफी भी मांगी है नागाज से। एंड फाइनली जो AA ऑल असम नागा वेलफेयर एसोसिएशन जो है, वो रिप्रेजेंट करता है द टांगसा नागा ट्राइब, जो कम्युनिटी है जो असम और अरुणाचल प्रदेश के एरियाज में ये फंसे हुए हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, इंडियंस जो है सूडान में फंसे हुए। सूडान में ऑब्वियसली एक काफी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है अभी बिटवीन 2 फैक्शंस, एक तरफ मिलिट्री और एक तरफ एक पैरामिलिट्री फोर्स है। तो इसके बारे में क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। तो ये पावर स्ट्रगल जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसमें एक तरफ देश की आर्मी है, मिलिट्री है, और दूसरी तरफ जो है एक पैरामिलिट्री ग्रुप है। इस पैरामिलिट्री ग्रुप का नाम बताइए, राइट। और ये पैरामिलिट्री ग्रुप जो है एक मिलिशिया मूवमेंट, राइट, मिलिशिया मतलब एक प्राइवेट फोर्स जो एक पर्टिकुलर पर्सन को रिपोर्ट करते हैं। इनफैक्ट दे वर रिपोर्टिंग टू द एक्स हेड ऑफ द गवर्नमेंट, राइट। तो इस पैरामिलिशिया फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स जो है, ये पहले एक मिलिशिया फोर्स शुरू हुई थी, उस मिलिशिया फोर्स का नाम बताइए। और जिस रूलर ऑफ सूडान ने जो है ये मिलिशिया कन्वीन की थी, वो रूलर जो है तकरीबन 1983 से 2019 तक उन्होंने सूडान पर राज किया है। उस लीडर का नाम बताइए। और जहां तक बात आती है इंडियंस की, कर्नाटक के एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के, एक पर्टिकुलर ट्राइब के बहुत सारे लोग वहां फंसे हुए हैं। उस ट्राइब का नाम बताइए, और उस ट्राइब के लोग जो है सूडान और अफ्रीका में काफी इन डिमांड है। किस वजह से इन डिमांड है, राइट। और फाइनली सूडान के ज्योग्राफी के बारे में हम बात कर सकते हैं कि उसका कैपिटल सिटी का नाम बताइए। तो आंसर्स देखेंगे।
द रैपिड सपोर्ट फोर्स, द आरएसएफ इज द अदर फोर्स जो मिलिट्री के साथ कॉन्फ्लिक्ट में अभी बंधा हुआ है सूडान में। और ये रैपिड सपोर्ट फोर्स जो है एक पहले मिलिशिया मूवमेंट होती थी कॉल्ड द जानजावीड। तो जानजावीड जो है ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द रैपिड सपोर्ट फोर्सेस। इनिशियली इन दोनों ने जो है उमर अल बशीर जो लीडर थे उनको डिपोज किया और बोला कि हम इलेक्शंस करेंगे, बट एक यू नो आई थिंक अर्ली फ्यू मंथ्स अगो इन दोनों के बीच में भी जो है तकरार हो गई और अब जो है काफी वायलेंट हो गया कॉन्फ्लिक्ट, काफी सारे लोग मारे जा रहे हैं और इंडियंस भी काफी सारे फंसे हुए हैं इंक्लूडिंग अदर एक्सपैट्रिएट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज। इंडियंस जो फंसे हुए हैं उनमें एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है बिलोंगिंग टू द हकीपिकी ट्राइब फ्रॉम कर्नाटक। और ये हकीपिकी ट्राइब जो है जाना जाता है ट्रेडिशनल मेडिसिन के नॉलेज के लिए। इसकी वजह से वो काफी डिमांड में है इन सुडान एज वेल एज इन द रेस्ट ऑफ अफ्रीका। और सुडान का जो कैपिटल सिटी है वो खार्तूम। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। रिजर्वेशन का एक कंट्रोवर्सी चल रहा है नागालैंड में। तो बेसिकली बात यह है कि नागालैंड लेड गवर्नमेंट ने जो है सुप्रीम कोर्ट की कंटेम्प्ट को इनवाइट किया है बाय रिपीलिंग द नागालैंड म्युनिसिपल एक्ट ऑफ 2001। और ये जो एक्ट है वो वुमेन को अर्बन बॉडी इलेक्शंस में 33% रिजर्वेशन देता है, राइट, द सीट्स रिजर्व करता है फॉर वुमेन। तो बेसिकली ये बताता है कि किन किन काफी सारे 33% ऑफ जो असेंबली सीट्स है उसमें, सॉरी 33% ऑफ अर्बन बॉडी इलेक्शंस की जो सीट है वो वुमेन कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व किए जाएंगे। बट नागालैंड के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं अर्बन एंड अर्बन ऑर्गेनाइजेशन वगैरह जो है उन्होंने काफी इस पे प्रोटेस्ट किया है कि भाई नागालैंड का स्पेशल स्टेटस है और ये उस स्टेटस को वायलेट करता है। तो हम मांग करते हैं कि इसको रिपील किया जाए और ऑब्वियसली द स्टेट असेंबली जो है उन्होंने इस प्रेशर पे बाउ डाउन करके इस म्युनिसिपल एक्ट को जो है रिपील कर दिया है। और ऑब्वियसली इसकी वजह से अब इलेक्शंस भी स्टॉल हो चुके हैं। तो इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है, इस पे क्वेश्चंस बनेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का कौन सा अमेंडमेंट है जो बोलता है कि नागालैंड को, सॉरी, कि जो वुमेन को जो है अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शंस में 33% सीट्स रिजर्व करेंगे, राइट। ये कौन सा अमेंडमेंट है जो ये बात बताता है। सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का कौन सा आर्टिकल है जो नागालैंड को स्पेशल स्टेटस देता है, राइट, जो जिस स्पेशल स्टेटस के वजह से ही काफी सारे ट्राइबल और अर्बन ऑर्गेनाइजेशंस ने प्रोटेस्ट किया है भाई कि भाई 33% रिजर्वेशन हो नहीं सकता क्योंकि ये उस आर्टिकल के प्रोविजंस को वायलेट करता है। और लास्ट टाइम जो सिविक बॉडी अर्बन लोकल बॉडी के इलेक्शंस हुए थे लास्ट टाइम नागालैंड में इस साल में हुए थे। और ये जो 2001 का म्युनिसिपल एक्ट है स्टेट गवर्नमेंट ने अमेंड करके इसमें कब 33% सीट्स रिजर्व किए थे फॉर वुमेन, राइट। तो ये अमेंडमेंट कब हुआ था, इसी अमेंडमेंट को अभी रिपीट किया है नागालैंड की गवर्नमेंट ने। और फाइनली 2012 में नागालैंड के स्टेट असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया टू exempt नागालैंड फ्रॉम which article of the constitution that is related to the reservation of women। तो इसके आंसर्स देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का क्लॉज 4 ऑफ द 74th अमेंडमेंट ये बात बताता है कि भाई 33% सीट्स जो है अर्बन बॉडी इलेक्शंस में रिजर्व होंगी, अर्बन लोकल बॉडी के इलेक्शंस में फॉर वुमेन। सिमिलरली आर्टिकल 371 ए जो है स्पेशल स्टेटस देता है नागालैंड को। और 2004 में आखिरी बार अर्बन लोकल बॉडी का इलेक्शन हुआ था। उसके बाद 2006 में जो है नागालैंड की स्टेट असेंबली ने जो है ये म्युनिसिपल एक्ट ऑफ 2001 पास किया जिसके अंदर जो है 33% सीट्स जो है वुमेन के लिए रिजर्व की गई। और इसी को 2012 में जो है स्टेट असेंबली ऑफ नागालैंड ने एक रेजोल्यूशन पास किया टू exempt नागालैंड फ्रॉम आर्टिकल 243D ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो इस स्पेसिफिक रिजर्वेशन फॉर वुमेन के रिलेशन में है, राइट। तो इसको exempt करने के लिए एक रेजोल्यूशन 2012 में उन्होंने पास किया, राइट। सो काफी अप डाउन हुआ है। ऑब्वियसली यू कैन सी कि भाई एक तरफ नागालैंड की ट्राइबल एसोसिएशंस है और कम्युनिटीज हैं और दूसरी तरफ स्टेट लेजिस्लेचर है और पार्लियामेंटेरियंस है, सॉरी असेंबली के जो एमएलएस हैं, मेंबर्स हैं,
उनके बीच में ये टसल चलती जा रही है। ऑब्वियसली यूनियन गवर्नमेंट एक तरफ खड़ी है, बीजेपी की सरकार भी एक तरफ खड़ी है, और उनकी कोशिशें जारी है। राइट, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। फॉक्स न्यूज ने जो है सेटल किया विद डोमिनियन वोटिंग सिस्टम्स, एक कंपनी है, उनके साथ उनका आरोप है केस में, उन्होंने केस किया है फॉक्स न्यूज के अगेंस्ट की, और लास्ट मोमेंट पे उन्होंने सेटल किया है। और उनका आरोप था कि भाई फॉक्स न्यूज ने जो है ये इंटेंशनली फॉल्स इंफॉर्मेशन स्प्रेड किया कि इलेक्शन जो है प्रेसिडेंट बाइडेन से स्टील किया गया और हमारे वोटिंग सिस्टम इसके लिए यूज किए गए। राइट, तो ये आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुआ है, $787 मिलियन का ये सेटलमेंट हुआ है। राइट, तो इस पे क्वेश्चन देखेंगे कि इस केस में सबसे पहले मांग कितने की थी, जो फाइनली $787 मिलियन के साथ अमाउंट से सेटल हुआ है। फॉक्स कॉर्पोरेशन को ओन करने वाले ओनर कौन है, और ये फॉक्स कॉर्पोरेशन ही जो है फॉक्स न्यूज को ओन करता है। और फॉक्स न्यूज के जो एलिगेशंस है कि इलेक्शन चोरी किया गया और बाइडेन को जो है जिताया गया, प्रेसिडेंट ट्रंप को हरा दिया गया, इसी प्रोपोगेंडा को यूज करके एलिजिट किया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सपोर्टर्स को उकसाया और उनके थ्रू जो है राइट्स हुए 2021 जनवरी 6 2021 में, और इन राइट से जो है वॉशिंगटन की एक पर्टिकुलर बिल्डिंग पर असॉल्ट किया था। राइट, तो ये कौन सी बिल्डिंग थी? और जिस तरह से डोमिनियन वोटिंग सिस्टम्स एक कंपनी है, उन्होंने केस फाइल किया, एक और इलेक्शन इलेक्शन टेक्नोलॉजी कंपनी है, उन्होंने भी जो है $2.7 बिलियन का एक केस फाइल किया है, लॉसूट फाइल किया है अगेंस्ट फॉक्स न्यूज। और इन सब केसेस का आउटकम ये भी निकला है कि फॉक्स न्यूज के सबसे जो हाईएस्ट रेटेड सिंगल होस्ट है, उनको जो है फॉक्स न्यूज ने टर्मिनेट कर दिया है, उनको हटा निकाल दिया है अपने न्यूज साइट से। उस होस्ट का नाम बताइए। और फॉक्स न्यूज की एक एक्स प्रोड्यूसर है जिन्होंने भी केस किया है फॉक्स न्यूज के अगेंस्ट, सेइंग दैट कि फॉक्स के लॉयरों ने काफी प्रेशर डाला मुझ पे इन विद रिगार्ड टू माय डेपोजिशन, मेरा स्टेटमेंट जो इस पर्टिकुलर डोमिनियन सिस्टम्स के केस में जो मेरा स्टेटमेंट था, डेपोजिशन था, उस पे काफी प्रेशर डाला कि मुझे ऐसे ही बोलना है। तो ये कौन सी प्रोड्यूसर थी? राइट, तो आंसर देखेंगे कि डोमिनियन वोटिंग सिस्टम ने पहले $1.6 बिलियन की मांग की थी, और फाइनली $787.5 मिलियन पे सेटल हुआ है केस। ओनर फॉक्स न्यूज के जो है रूपर्ट मर्डॉक है। रूपर्ट मर्डॉक और फॉक्स न्यूज पे ही एक बहुत पॉपुलर HBO का सीरीज है कॉल्ड सक्सेशन, अगर आपने नहीं देखा तो वो भी जरूर देखिए। इट काइंड ऑफ क्रॉनिकल्स द काइंड ऑफ सक्सेशन बैटल जो फॉक्स न्यूज के फॉक्स कॉर्पोरेशन में सक्सेशन बैटल जो प्ले आउट हुआ है। फॉक्स न्यूज पे ये भी आरोप है कि इनके जो फॉल्स एलिगेशंस थे, इनके बेसिस पे ही कैपिटल बिल्डिंग पे अटैक हुआ था Jan 6, 2021 की बात है। और स्मार्टमैटिक नाम की कंपनी ने भी जो है इन पे $2.7 बिलियन का लॉसूट फाइल किया है। टकर कार्लसन वो सिंगल हाईएस्ट रेटेड होस्ट है जिनको आउस्ट किया गया, जिनको निकाल दिया गया फॉक्स न्यूज के नेटवर्क में। और फाइनली एबी ग्रॉसबर्ग है, जो फॉक्स न्यूज की एक्स प्रोड्यूसर थी, और उन्होंने बोला कि मुझ पर काफी दबाव डाला गया डोमिनियन सिस्टम्स वोटिंग केस में, जो मेरा डेपोजिशन था, मेरा जो बयान था, उस पे क्या बोलना चाहिए, इस पे काफी मुझ पे दबाव डाला गया। राइट, ये एलिगेशन उन्होंने फॉक्स न्यूज पे डाला। तो काफी सारे केसेस अभी फॉक्स पे पेंडिंग है। थिंग्स डोंट रियली लुक गुड फॉर देम, पर देखते हैं आगे आगे देखेंगे कि इन पे आउटकम क्या निकलता है। नेक्स्ट टॉपिक है कि सरकार ने यूनियन कैबिनेट ने 6003 करोड़ का एलोकेशन अप्रूव किया फॉर द नेशनल क्वांटम मिशन। ये मिशन जो है यूनियन बजट में अनाउंस हुआ था 2023 के, और 8000 करोड़ का एलोकेशन भी है इसके लिए। उसमें जो है 6000 करोड़ का एलोकेशन जो है अप्रूव किया है कैबिनेट ने। राइट, तो क्वांटम कंप्यूटर्स डेवलप होंगे, क्वांटम सिस्टम्स पे काफी सारे इंस्टीट्यूशंस बनाए जाएंगे। तो इन पे क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल क्वांटम मिशन के अंडर, राइट, तो क्वेश्चन ये है कि जैसे हम कंप्यूटिंग की स्पीड को बिट्स में मेजर करते हैं, प्रोसेसिंग स्पीड को, वैसे ही क्वांटम कंप्यूटर्स के स्पीड को, प्रोसेसिंग स्पीड को किस बेसिस पे मेजर किया जाता है, किस यूनिट के टर्म्स में मेजर किया जाता है। और जो नेशनल क्वांटम मिशन है उसका 3 इयर्स का जो प्लान है वो है इंटरमीडिएट स्केल क्वांटम कंप्यूटर्स को डेवलप करेंगे, और उनका जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो कितने यूनिट्स तक जाएगा इन द नेक्स्ट 3 इयर्स। और एक इनफैक्ट 3 इयर्स का गोल है, 5 इयर्स का भी गोल है और 10 इयर्स का भी गोल है। बट इसमें एक और एम्बिशियस टारगेट रखा है कि
सैटेलाइट बेस्ड क्वांटम कम्युनिकेशन हम सेटअप करेंगे बाय between ground stations over distances of how many kilometers. And sorry, thematic hubs, T hubs जो है planned है, देश में काफी सारे thematic hubs बनाएंगे. ऐसे कितने hubs planned है इंडिया में in collaboration with the top academic and R&D institutes for this particular project. और ये सब घोषणा जो है इंडिया के यूनियन मिनिस्टर फॉर साइंस ने करी है. तो यूनियन साइंस मिनिस्टर कौन है इंडिया के, और क्योंकि क्वांटम कंप्यूटिंग इस बात की बात कर रहे हैं, तो क्वांटम कंप्यूटिंग का आइडिया जो है कौन से फिजिसिस्ट को दिया जाता है, नोबेल प्राइज विनिंग फिजिसिस्ट है ये. तो इनके आंसर्स देखेंगे. क्यूबिट्स या क्वांटम बिट्स आर द टर्म्स यूज्ड टू मेजर द यूनिट्स ऑफ प्रोसेसिंग इन क्वांटम कंप्यूटर्स. और 20 से 50 क्यूबिट्स का प्रोसेसिंग स्पीड डेवलप होगा क्वांटम कंप्यूटर्स का बाय द नेक्स्ट 3 years अंडर दिस मिशन. और इसी मिशन का एक और एम्बिशन है कि भाई हम चार थीमेटिक हब्स बनाएंगे फॉर क्वांटम कंप्यूटर्स. और ये थीमेटिक हब्स का जो फोकस डोमेन होगा, वो होगा ऑन क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम सेंसिंग एंड मेटलर्जी एंड क्वांटम मटेरियल्स एंड डिवाइसेस. राइट, तो ये 4 एरियाज पे जो है, तो आइडिया है कि भारत जो है इसमें एक लीड लेना चाहता है. 6 ही देश है जहां पे क्वांटम कंप्यूटिंग पे अभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट जारी है. इंडिया वांट्स टू आल्सो बी वन ऑफ the nations in that and take a lead in obviously the future. Union Minister for Science is Dr. Jitendra Singh, और रिचर्ड फाइनमैन वो नोबेल प्राइज विनिंग फिजिसिस्ट है जिनको क्रेडिट दिया जाता है कि भाई क्वांटम कंप्यूटिंग का आइडिया उनके दिमाग में आया था, उन्होंने ही पहली बार प्रपोज किया था. नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे. स्पेसएक्स का स्टारशिप जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा रॉकेट है, वो टेस्ट फ्लाइट के दौरान जो है एक्सप्लोड हो गया. राइट, अगर आपको याद है तो इसमें न्यूज ये भी है कि पहले प्रोजेक्ट को जो है 48 घंटे डिले भी किया गया था. राइट, और उसके आई थिंक 48 के तो 24 घंटे तो डिले ही किया था, बट लॉन्च फिर फाइनली जब हुआ तो कुछ ही मिनट बाद, ये टेक ऑफ के कुछ ही मिनट बाद जो है एक्सप्लोड कर गया. तो इस खबर के बेसिस पे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं. तो स्टारशिप जो है स्टार बेस से लॉन्च हुआ था. स्पेसएक्स का ये स्पेसपोर्ट है. तो ये जो स्पेसपोर्ट है इसका स्टार बेस के नाम से जाना जाता है. इसका लोकेशन क्या है, कौन से स्टेट में है, कौन से लोकेशन में, यूएस के. और स्पेसएक्स जो है स्टारशिप के का मिशन जो है उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नासा का एक मिशन है जो चाहता है कि हम एस्ट्रोनॉट भेजें मून और बियॉन्ड लोकेशंस में. तो ये कौन से साल तक ये मिशन मून तक पहुंचेगा, इसका टारगेट क्या है, और इस मिशन का नाम क्या है. राइट, जो नासा और स्पेसएक्स के बीच का मिशन है टू फेरी एस्ट्रोनॉट्स टू द मून एंड बियॉन्ड. और इसके पहला ऐसा कौन सा प्रोग्राम था जिसने व्हिच वाज आल्सो द थर्ड यूएस स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम, और ये प्रोग्राम जो है सक्सेसफुली इसने मून पे आखिरी बार यूएस के एस्ट्रोनॉट्स को, फर्स्ट ह्यूमंस को मून पे लैंड करवाया था. तो वो कौन सा मिशन था. राइट, तो काफी सिंपल आंसर है इसका. स्टार बेस विच इज द लोकेशन ऑफ द स्टारपोर्ट, स्पेसएक्स का स्टारपोर्ट, इसका लोकेशन है बोका चिका इन टेक्सास. राइट, और 2025 तक इस मिशन का टारगेट है कि भाई हम मून तक हम एस्ट्रोनॉट्स को भेज पाए. इस मिशन का नाम है आर्टेमिस 3, और ये जो है अपोलो प्रोग्राम का एक फॉलो अप थ्रू मिशन है. अपोलो प्रोग्राम वो आखिरी मिशन था जिसके अंडर यूएस ने जो है मून पे ह्यूमंस को पहली बार लैंड करवाया था. और उस टाइम पे आई थिंक अमेरिकन जो है रशिया के साथ, सोवियत यूनियन के साथ रेस पे लगे हुए थे कि भाई कौन ज्यादा स्पेस में एडवांस चीजें कर सकता है, रिजल्ट्स दिखा सकता है. राइट, तो उस जल्दी में जो है उन्होंने एस्ट्रोनॉट तो भेज दिए मून में, बट उसके बाद कभी उसको ट्राई नहीं किया. आई गेस इट वाज एक्सपेंसिव, आई गेस इट वाज आल्सो दे वर वेटिंग फॉर टेक्नोलॉजी टू डेवलप. राइट, सो थोड़ा सा ट्रिविया है इस टॉपिक पे. काफी सारे एक्स्ट्रा डिटेल्स जितने भी मैंने टॉपिक्स मेंशन किए हैं उन पे डिटेल आपको मिलेंगे. आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाना है, आपको लिंक पे क्लिक करना है, और लिंक पे क्लिक करने के मल्टीपल फायदे हैं. एक फायदा है कि आपको एडिशनल रिसर्च लिंक्स मिलेंगे, और ये जो क्वेश्चन है वो टेस्ट फॉर्म में भी आप एक्सेस कर सकते हैं. रिवाइज करने के लिए आपके लिए बहुत यूजफुल होगा. बट और एक बहुत बड़ा फायदा है कि हमारे
एक्सट्रीमली हाई क्वालिटी मॉक टेस्ट सीरीज का पहला मॉक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, राइट। इसका फायदा ये है कि आप हमारा पहला मॉक आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्वालिटी का आप चेक कर सकते हैं उस मॉक को अटेम्प्ट करके। आपको डिटेल्ड सॉल्यूशंस मिलेंगे, आपको एनालिसिस के लिए हमारे पोर्टल पे, डैशबोर्ड पे बहुत क्लियरली पता चल जाएगा कि आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। याद रखिए हमारे टेस्ट सीरीज जो है बिल्कुल क्वालिटी की गारंटी के साथ आता है, क्योंकि हमने डीप रिसर्च करके ये क्लैट के पैटर्न के बिल्कुल पास बनाया है और थोड़े थोड़े सिनारियोज भी बिल्ड किए हैं कि क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्या डिफरेंट हो सकता है क्लैट के पेपर में, क्योंकि ये क्लैट का पेपर हमेशा कुछ ना कुछ सरप्राइज जरूर शो करता है, राइट। तो आज ही अपना फ्री मॉक एक्सेस कीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को क्लिक कीजिए। और जाते जाते आपको ये जरूर बोलूंगा कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल पे तो जरूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट दिखाइए हमारे चैनल के लिए। थैंक यू, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।